क्या बिहार में सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले युवकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करके गोलियों से भून दिया जाएगा? अगर भरत भूषण तिवारी वास्तव में मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए था, न कि गोलियों के हवाले कर दिया जाना चाहिए था। क्या कानून ने पुलिस को यह अधिकार दे दिया है कि वह अदालत, सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही किसी की जिंदगी का फैसला कर दे? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ रजत उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। दोस्तों, अगर बिहार का लाल भरत भूषण तिवारी ने किसी का शोषण नहीं किया था, दुष्कर्म या बलात्कार का आरोपी नहीं था या किसी की हत्या नहीं किया था, दलित और शोषित एवं वंचित लोगों की सदैव मदद करने वाले भरत भूषण तिवारी से किसी को खतरा नहीं था, तो फिर उसके शरीर को गोलियों से क्यों छलनी कर दिया गया? क्या एक विक्षिप्त व्यक्ति को अपराधी मानकर उसका एनकाउंटर करना मानवाधिकार पर सीधा हमला नहीं है? क्या एक कथित विक्षिप्त व्यक्ति को अपराधी मानकर उसका एनकाउंटर करना मानवाधिकारों पर सीधा हमला नहीं है? आखिर बिहार के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि भरत भूषण तिवारी की मौत मुठभेड़ में हुई या फिर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करके? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज एक कथित विक्षिप्त व्यक्ति की जान इस तरह जा सकती है तो कल कानून की सुरक्षा किसके लिए बचेगी? क्या यह एनकाउंटर था या फिर ऐसे सवालों की शुरुआत जो बिहार की कानून व्यवस्था का वर्षों तक पीछा करेंगे? दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले से सामने आया भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण इन दिनों पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी ओर मृतक के परिजन, ग्रामीण और कई राजनीतिक दल इसे संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि बिहार सरकार के एक मंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं यह मामला कैसे शुरू हुआ। 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस को सूचना मिली कि भरत भूषण तिवारी नामक व्यक्ति हथियार लेकर खुलेआम घूम रहा है और साथ में फायरिंग भी कर रहा है। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भरत भूषण तिवारी हाथ में पिस्टल लिए दिखाई दे जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर पुलिस का दावा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि उसने कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन तिवारी ने पुलिस टीम पर ही गोलियां चला दी। यह दावा मेरा नहीं है, बल्कि यह दावा पुलिस कर रही है। और इसके आगे बता दें तो पुलिस के ही अनुसार इसके बाद आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भरत भूषण तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में मौत और बढ़ता विवाद। इस प्रकार घायल भरत भूषण तिवारी को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां 18 जून 2026 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यह एक फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के दावों ने भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद हजारों लोग सड़क पर देखे जा सकते हैं। आरा और शाहपुर क्षेत्र में प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। कई स्थानों पर स्थिति तोड़फोड़ के कारण तनावपूर्ण हो गई है, जिसके बाद पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि तिवारी ने पिस्टल फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे उसको आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उसकी हत्या करने के लिए जानबूझकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी थी। अब यही प्रश्न पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। तिवारी के हजारों समर्थक के प्रदर्शन एवं नारेबाजी के बाद विवाद तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और विवाद की गंभीरता और भी बढ़ गई है। बढ़ते विवाद के बीच प्रशासन ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए शाहपुर थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस कदम को सरकार द्वारा मामले की गंभीरता स्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि निलंबन का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। भरत भूषण तिवारी का यह मामला राजनीति में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्वयं पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को अपराधी मान लेने से न्यायिक प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है।
मंत्री ने कहा, यदि किसी नागरिक की पुलिस कार्रवाई में मृत्यु होती है तो घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना आवश्यक है। उनके बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कि अभी तक उत्तरित नहीं है या उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। क्या भरत भूषण तिवारी ने वास्तव में पुलिस पर गोलियां चलाई थी? क्या आत्मसमर्पण की कोई संभावना नहीं बची थी? पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी का पूर्ण पालन किया था या नहीं किया था? वायरल वीडियो और पुलिस के आधिकारिक दावों में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? पुलिस का निलंबन केवल प्रक्रियागत त्रुटि के कारण हुआ था या इसके पीछे कुछ गंभीर कारण भी रहे? इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के आने के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। कानूनी और संवैधानिक पहलू अगर इस मामले में देखा जाए तो यह मामला केवल पुलिस मुठभेड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कानून के शासन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या नहीं हुआ। दोस्तों, इस संपूर्ण प्रकरण का यदि निष्कर्ष हम बताएं तो भोजपुर का भरत भूषण तिवारी प्रकरण अब केवल एक एनकाउंटर की घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह पुलिस जवाबदेही, मानवाधिकार, कानून के शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता की बड़ी बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा बता रही है, दूसरी ओर जनता और राजनीतिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों के रिपोर्ट पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि यह वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, इस संपूर्ण प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यदि हमारी यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं रजत उपाध्याय, बहुत बहुत नमस्कार।